क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ ज़्यादातर बच्चियाँ हैं और इस उम्र की बच्चियाँ हैं कि मेरा अनुभव भी शायद आपकी उम्र से दुगना है। मेरा सिर्फ नौकरी का अनुभव भी शायद आपकी उम्र से 2 गुना ज़्यादा है। ऐसे में आपकी उम्र की बच्चियों का स्त्री विमर्श, स्त्रीवाद, फेमिनिज्म जैसे विषय को लेकर भटकाव बहुत स्वाभाविक है कि आपके दिमाग में कुछ पर्टिकुलर आइडियाज़ हैं और आप लड़के भी, आपके दिमाग में भी कुछ विशेष कल्पना आपने कर रखी है स्त्रीवाद की। और अमूमन मैं ये देखती हूँ कि कल्पना ये होती है कि पुरुषों का विरोध मतलब स्त्री विमर्श, मतलब जो बाल कटी हुई, बिंदी न लगी हुई, हाथ में झंडा ली हुई, पुरुषों को हाय हाय बोलती हुई, पुरुषों का निषेध करती हुई औरतें, माने स्त्री विमर्श, ऐसा कहीं एक दिमाग में हो सकता है। पहला मुद्दा। दूसरा खतरा मैं बता रही हूँ कि दूसरा खतरा है आप बच्चों के जो आइडल हैं, आप बच्चों के जो आदर्श हैं आज के युग के, वो ये फिल्मी हीरो हीरोइन, इनको आप ज़्यादा पसंद करते हैं। कपड़े आप उनके देखते हैं, बाल आप उनके देखते हैं, रहन सहन आप उनका देखते हैं, बातें आप उनकी सुनते हैं, जो कि आपकी उम्र में बहुत स्वाभाविक है। इसलिए दूसरा खतरा और आपके सामने का दूसरा आदर्श ये हो सकता है कि जो दीपिका पादुकोण कहती है माय बॉडी माय चॉइस, आपने वो वीडियो देखा होगा, देखा है, जिसमें दीपिका पादुकोण कहती है कि मेरा शरीर है, मैं क्या पहनूंगी, मैं मिडी पहनूं, मिनी पहनूं, जीन्स पहनूं, साड़ी पहनूं या कुछ ना पहनूं, ये मेरी चॉइस है। ठीक है, मैं शादी करूं या नहीं करूं, ये मेरी चॉइस है। मैं बच्चों को जन्म दूं या ना दूं, ये मेरी चॉइस है। आफ्टर ऑल दिस इज माय बॉडी एंड आफ्टर ऑल माय लाइफ, डिसीजंस आर माइन। तो ये दूसरा खतरा है कि हमारे बच्चों के दिमाग में चूंकि इनके आइडल, इनके आदर्श वो हैं, तो हमको लग सकता है कि ये स्त्री विमर्श है। लेकिन स्त्री विमर्श का मतलब न हाथ में झंडा लेकर पुरुषों का विरोध करना है, न ही स्त्री विमर्श का मतलब ऐसे चलना कि मैं तुझको भी नहीं गिनता, मैं तुझको भी नहीं गिनती, मैं उसको भी नहीं गिनती, मैं उसको भी नहीं गिनती, मैं किसी को नहीं गिनती, मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहे जी लूं। ये भी स्त्री विमर्श नहीं है और वो भी स्त्री विमर्श नहीं है। तो फिर स्त्रीवाद आखिर है क्या? स्त्रीवाद आखिर है क्या, ये सवाल उठ सकता है। अब आपके सामने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले हैं, जो जिंदगी उन्होंने जी और जो काम उन्होंने किया। आज आप इतनी कम उम्र की बच्चियां हैं, पर आपकी शादी होकर 2 बच्चे हो जाते हैं। ये लड़कियों की हालत थी, लेकिन आज उस स्थिति की बजाय आप क्लास में बैठ के पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, और आप में से बहुत सी बच्चियां एक जज्बा लेके बैठेंगी कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है। तो इसका श्रेय सावित्रीबाई फुले को जाता है। आप देख रहे हैं सावित्रीबाई के माथे पे पल्लू है, सिर पे बड़ी सी, माथे पे बड़ी सी बिंदिया। ठीक है, स्त्री विमर्श का मतलब मन से, दिल से, दिमाग से आधुनिक होना, अपने अधिकारों को पहचानना। और ये अधिकार आप क्या कपड़े लत्ते पहनते हैं, आप कितना रूढ़ियों का और परंपराओं का विरोध करते हैं, इस पे निर्भर नहीं है। आज हम इस महाविद्यालय का नाम शिवाजी महाराज के नाम पे है। शिवाजी महाराज का बेशक उनको क्रेडिट देना ही पड़ेगा कि स्वराज्य की सबसे पहली संकल्पना उनकी है, लेकिन शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज के रूप में गढ़ने वाली जीजाबाई है, उनकी गुरु जीजाबाई है। आपको गलत इतिहास पढ़ाया जाता है दादोजी कोंडदेव का नाम लेके। शिवाजी महाराज की एकमात्र
जिजामाता है। तो जो जिजामाता साम्राज्य खड़ा कर सकती है या साम्राज्य खड़ा करने वाले हाथ गढ़ सकती है, ये स्त्री की शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचानना मतलब स्त्रीवाद है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जो बच्चे हैं आप सामान्य नहीं हैं। मैं विशेष रूप से लड़कियों की बात कर रही थी। ये सामान्य नहीं है। आप अपने आप को सामान्य समझे कि मेरे हाथ में क्या है, मैं बेचारी क्या कर सकती हूँ, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, ये अगर आप मान के चले तो आपके जितना कमजोर भी कोई नहीं है। लेकिन आप अपने आप को शक्ति का पुंज माने तो आपसे बढ़कर भी कोई नहीं है। इसके उदाहरण मैं देती हूँ कि आज जो ये फिल्म के पर्दे पर, सिनेमा के पर्दे पर नाचने गाने वाली और दुबले होने के लिए भूखमरी स्वीकारने वाली जो हीरोइन आपको दिखती है, वो स्त्री विमर्श नहीं है। स्त्री विमर्श क्या है? मातृशक्ति स्त्री विमर्श है जो आप सब में है। स्त्री शक्ति, नारी शक्ति स्त्री विमर्श है जो आप सब में है। तो जो जो चीजें हमारे सामने रखी गई हैं आज तक, बच्चों में आपको एक बहुत अलग बात बता रही हूँ जिसको समझने में शायद आपको सीनियर कॉलेज में आना पड़ेगा, वो मैं थोड़े से पहले बताने की कोशिश कर रही हूँ। हमारी ये जो शिक्षा पद्धति है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है, आप जिस तरह से पढ़ते हैं लिखते हैं, ये सारा सिस्टम बनाया है लॉर्ड मेकाले ने। ये आपको पता होगा कि अंग्रेज जब आए तो सारे के सारे अंग्रेज यहाँ आ नहीं सकते, वो व्यापार करने के लिए आए और बाद में उनका व्यापार पूरा उन्होंने कॉलोनी बना लिया, पूरे देश को हथिया लिया और इतने बड़े देश को चलाने के लिए उनको लोग चाहिए थे। और वहाँ से गोरे अंग्रेज तो हिंदुस्तान आएंगे नहीं, फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने मजबूरी में यहाँ के लोगों को शिक्षित दीक्षित करना शुरू किया। इसका मतलब हमारे यहाँ शिक्षा दीक्षा नहीं थी? बेशक थी। हमारे यहाँ का नालंदा तक्षशिला जो विश्वविद्यालय थे बुद्ध काल से, उससे प्राचीन, वो हफ्तों महीनों तक जलते रहे धू धू करके उसके पुस्तकालय। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी ज्ञान परंपरा रही होगी, कितनी संपदा रही होगी। लेकिन लॉर्ड मेकाले ने तय कर लिया कि इस देश के लोग अगर अपनी बुद्धि से सोचने लगे तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। कल वो अंग्रेजी सत्ता पर सवाल उठाने लगेंगे। इसीलिए ऐसे विद्यार्थी बनाओ जो कुछ सोचे ही नहीं, जिनकी अकल पनपे ही नहीं, जो सवाल करे ही नहीं, जो सिर्फ परीक्षा तक सीमित रहे। परीक्षा में जितना पूछा जाए उतना रट्टा मार के याद कर ले, परीक्षा में उतना ही वोमिट कर दे, उगल दे और उतने मार्क्स ले ले। उसके बाद दूसरे दिन आप पूछिए, नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं, जीरो। ऐसे विद्यार्थी जो सिर्फ परीक्षार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थी गढ़ने वाली शिक्षा पद्धति लॉर्ड मेकाले ने लागू की जो आज तक चल रही है। और यही कारण है कि आप जैसे बच्चे स्त्री विमर्श जैसे महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में ये बोलते हैं कि ये पश्चिम की देन है। आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो आपको एक नाम सुनने को मिलेगा, सिमोन दे बोवार का। कि सिमोन दे बोवार है जिसने कहा था कि स्त्री पैदा नहीं होती, समाज में स्त्री बनाई जाती है। जो बच्ची पैदा होती है उसको ठोक पीट के औरत बनाया जाता है कि तू लड़की है, तू ऐसे कपड़े पहन, तू ऐसे उठ, तू ऐसे बैठ, तू ऐसे कर, वैसे कर। ये सिमोन दे बोवार ने कहा था और हम उसी का नाम लेके स्त्रीवाद को आगे बढ़ाते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि हमारे यहाँ सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद माने जाते हैं, हजारों वर्ष पुराने हैं। इतने कि किसने लिखे पता नहीं है, इसलिए अपौरुषेय उनको कहा जाता है। तो ये जो वेद है, कितने बच्चों को पता है कि उसमें से जो पहला वेद है ऋग्वेद, वो स्त्रियों का लिखा हुआ है, ऋषिकाओं ने लिखा है। वो लिखा है अपाला ने, वो लिखा है सूर्या सावित्री ने,
वो लिखा है रोमशा ने, वो लिखा है हमारी लोपामुद्रा ने, वो लिखा है गार्गी ने, वो लिखा है मैत्रेयी ने। इतने बड़े बड़े ऋषिकाओं के नाम हैं। वो लिखा है कात्यायनी ने। और ये इन सब ने मिलके वेदों की रचना की है। वेदों की जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, उनमें से आधे से ज्यादा स्त्रियों के लिखे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस कालखंड में स्त्री कितनी सशक्त रही होगी और कितनी विचार प्रवण रही होगी कि वो लिख रही है, वेद मंत्र बोल रही है, हर तरह के ज्ञान से संपन्न है। हम कहते हैं कि शादी होने के बाद औरतें बर्बाद हो जाती है, गुलामी में आ जाती है, ससुराल के अधीन हो जाती है। हमारे यहाँ तो विवाह संस्था ही सूर्या सावित्री नाम की एक ऋषिका ने बनाई है। विवाह संस्था हमारे यहाँ स्त्री की देन है। आप सोचिए, हमारे यहाँ की स्त्रियां इतनी सक्षम थी, इतनी शक्तिशाली थी कि पहले के जमाने में काशी में शास्त्रार्थ हुआ करता था। और शास्त्रार्थ में एक बार शास्त्रार्थ शुरू हो गया मंडन मिश्र और जगतगुरु आदि शंकराचार्य का। आदि शंकराचार्य उस समय जगतगुरु नहीं कहलाते थे, शांकर पीठ के शंकराचार्य कहलाते थे। तो उन दोनों के बीच में काशी में शास्त्रार्थ शुरू हो गया। अब इनमें से जीता कौन, हारा कौन, इसका डिसीजन लेने के लिए एक जज चाहिए, एक न्यायाधीश चाहिए, जिसको उन दोनों से ज्यादा शास्त्रों की जानकारी हो। तो शास्त्रार्थ में न्यायाधीश के रूप में भारती थी, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी ऋषिका, जिसका नाम भारती था, वो भारती न्यायाधीश थी। दो पंडित, ज्ञानी, महाज्ञानी शास्त्रार्थ कर रहे हैं और प्रकट शास्त्रार्थ कर रहे हैं। ये घर की दीवार, चार दीवारी में शास्त्रार्थ नहीं है, ये खुलेआम किया जाने वाला शास्त्रार्थ है। और उसमें मंडन मिश्र की पत्नी भारती न्यायाधीश बनी हुई है। ये हमारे यहाँ स्त्री का दर्जा था। इसीलिए इसी ज्ञान की वजह से हमारे यहाँ ताराबाई शिंदे भी हुई। स्त्री पुरुष तुलना जिन्होंने लिखी, या यहाँ ग्रंथ वो रखा हुआ है, छोटी सी पुस्तक है लेकिन कितनी महत्वपूर्ण है। और जो परंपराएं हैं, गलत परंपराएं जो आगे चलकर प्रचलित हो गई, उन परंपराओं पर कितना बड़ा प्रहार किया है। इसके ये सब चल रहा था। उसी समय हमारे यहाँ मीराबाई हुई, उसी समय महाराष्ट्र में जनाबाई हुई। और पता है जनाबाई का एक अभंग आपको पता होगा, एक तो डोईचा पदर आला खांद्यावरी, वो तो बहुत फेमस ही है। लेकिन स्त्री जन्म म्हणून न व्हावे उदास, ये जनाबाई लिखती है कि स्त्री का जन्म मिला, इसलिए उदास होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत बड़ी देन है प्रभु की कि हमको स्त्री का जन्म मिला है। ये हमारी नारी संत कह रही है, ये हमारी नारी भक्त कह रही है। इसी परंपरा की वजह से आगे चलकर सावित्री बाई हुई, इसी परंपरा की वजह से आगे चलकर सीता माता हुई, इसी परंपरा की वजह से ताराबाई शिंदे हुई। तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, औरतों को पढ़ने लिखने पे पाबंदी थी, उनको बाल विवाह होते थे, बड़ा पर्दा प्रथा थी, और आप क्या बोल रही हैं, किस जमाने की बात कर रही हैं। बीच में एक छोटा सा कालखंड, मुस्लिम आक्रमण का कालखंड ऐसा आया कि जिस कालखंड में स्त्रियों की सुरक्षितता खतरे में आ गई, और वहां से फिर पर्दा प्रथा, वहां से फिर बाल विवाह, अगर आप उत्तर में जाएंगे तो रात्रि विवाह, स्त्रियों का शिक्षित दीक्षित होना बंद करना, ये सारी चीजें शुरू हो गई। और जहां वेदों में इन गलत परंपराओं की स्थापना की है, गार्गी मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने उसका प्रखर
विरोध किया है। और वो सारी की सारी महिलाएं, वो सारी की सारी ऋषिकाएं, वो सारी की सारी विद्वान भरे पूरे कपड़े पहनकर दिमाग से, दिल से आधुनिक विचारों की थी। जब पश्चिम की बात आती है, जो वेस्टर्न कल्चर की बात आती है, तो हम यूरोप को, अमेरिका को, इनको बहुत आधुनिक समझते हैं। फिर से दिमाग में एक बात बैठ गई है ना कि वो लोग बहुत आधुनिक है, क्योंकि ये अंग्रेजों ने अपने दिमाग पे ठप्पे मार दिए हैं ना कि उधर के लोग आधुनिक, हम लोग अनपढ़, हम लोग गंवार। अब हम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा जैसा विषय अब लॉन्च हुआ है कि आपको नए सिरे से भारतीय इतिहास का बोध हो। जो पश्चिम को हम आधुनिक कहते हैं, वहाँ स्त्री की इतनी बुरी हालत है कि भारत में जहाँ कहा जाता है कि एक ब्रह्म से स्त्री और पुरुष दोनों निर्माण हुए हैं, वहीं पश्चिम में कहा जाता है कि एडम की पसली से स्त्री का निर्माण हुआ है और स्त्री पाप का नतीजा है और पाप करने के लिए उकसाती है। इतना अंतर है भारतीय मान्यताएं और पश्चिम की मान्यताएं इनमें। लेकिन धीरे धीरे हमको इतना मिसगाइड किया गया, हमारा इतना गलत मार्गदर्शन किया गया कि स्त्रियों की सोच, स्त्रियों की समझ बहुत ही अलग दलदल में फंस गई। इसीलिए जितनी गलत परंपराएं थी, प्रथाएं थी, वो सारी इतनी बुरी तरह से आप पर थोपी गई कि स्त्री को या तो देवी कहा जाने लगा या फिर देह कहा जाने लगा। मतलब या तो उसका अस्तित्व मतलब सिर्फ उसके शरीर तक सीमित रहा, या फिर उसको यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। मतलब या तो उसको भगवान बना दिया गया या फिर उसको एकदम आपकी दासी, केवल शरीर तक उसकी सत्ता को सीमित रखा गया। ये गड़बड़ बड़ी तगड़ी गड़बड़ है और औरतों ने भी इन दो ही सिरों में अपने आप को बंद कर लिया कि या तो वो देवी है या फिर देह है। आज भी जब हम किसी को देखते हैं, स्पेशली लड़कों के लिए ये बात बोल रही हूँ कि होता क्या है, जब आप किसी लड़की का या और लड़की, अरे कौन लड़की, वो जो काली सी सांवली सी लड़की नहीं है, वो जो लंबी लड़की नहीं है, वो जो गोरी लड़की नहीं है, वो जो दुबली वाली नहीं है, वो जो मोटी थुलथुल है वो नहीं है, वो जो नाटी नहीं है, वो जो लंबी नहीं है। मतलब हम घूम फिर के कहाँ आ रहे हैं? शरीर पर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी स्त्री की पहचान आपकी नजर में उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका रंग, उसका रूप यहीं तक सीमित है। देखना है तो उसकी बुद्धि देखिए, देखना है तो उसके गुण देखिए। लेकिन स्त्रियां भी उसी रंग रूप को लिपने पोतने में लगी रहती है। हमारे यहाँ एक बड़ी पत्रकार है, सोनाली वाजपेयी उनका नाम है। वो सोनाली वाजपेयी का एक लेख है कि बचपन में कही गई बातें कितना ज़्यादा असर करती हैं। बाद में वो बड़ी स्त्रीवादी लेखिका बनी, और पहले वो पत्रकार और बाद में बड़ी स्त्रीवादी लेखिका बनी। और मृणाल पांडे के साथ भी उन्होंने काम किया, लखनऊ में बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन उनके जो शुरू के आत्मकथन हैं वो बड़े कमाल के हैं कि रंग उनका दबा हुआ था। दबा हुआ रंग मतलब सांवला सा उनका रंग था। तो आते जाते पास पड़ोस के रिश्तेदार, नातेदार, पास पड़ोस के लोग, ये वो सब कहते थे कि कैसे होगी इसकी शादी, इतना तो दबा हुआ रंग है, क्या होगा इसका, अरे कुछ तो करो। थोड़ी सी बाहर खेल के आई बच्ची तो उसको कहते हैं वो धूप में मत खेलो, काली पड़ जाएगी, पहले
से दबा हुआ रंग है। तो काले रंग का उन्होंने इतना खौफ मन में पाल लिया कि उनको संतरा दिखता था तो वो खाती नहीं थी, उसके छिलके उतार के मुंह पे भरती थी। बेसन दिखता था तो उनके मन में पकोड़े, अब देखिए पकोड़े, बूंदी के लड्डू, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बेसन देखने के बाद दिमाग में आनी चाहिए। बेसन देखते ही उसमें उनके दिमाग में आता था कि उपटन। तो इतनी परेशान वो हो गई और फिर एक दिन उन्होंने आईना देखा। वो लंबे समय तक खुद को देखती रही और बाद में उन्होंने सोचा कि रंग काला होना या रंग दबा होना ये मेरी पहचान नहीं हो सकती। अब आप देखिए, आप टीवी खोलिए, वो गोरा बनाने की क्रीम की बोर्ड लगी हुई है। कोई ये नहीं देखता कि वो आपकी बॉडी में जो मेलानिन है उस पे आपका रंग काला या गोरा डिपेंड करता है, ये नहीं देखता। वो क्रीम लगा लगा के गोरा करने वाला साबुन, गोरा करने वाला क्रीम, मतलब घूम फिर के हम कहाँ आ रहे हैं? शरीर पे। एक बहुत बड़ी लेखिका है, स्त्रीवादी लेखिका, नाओमी वुल्फ नाम की है, बहुत अच्छी लेखिका है। आप जब बड़े बनेंगे और थोड़े से मैच्योर होंगे, अंग्रेजी की किताबें पढ़ना आप शुरू करेंगे, तब आप उनकी पुस्तक जरूर पढ़ना। पुस्तक का नाम है ब्यूटी मिथ, बहुत सुंदर पुस्तक है। ब्यूटी मिथ में वो कहती है कि आजकल जिधर देखिए ढोल बज रहे हैं, स्त्रीवाद स्त्रीवाद स्त्रीवाद, और स्त्रीवाद में भी वुमेन एम्पावरमेंट, स्त्री सक्षमीकरण, स्त्री सशक्तिकरण और फलाना ढिमकाना, ये सारी बातें। तो कहती है कि वाकई, और ये कोई बहुत पुरानी पुस्तक नहीं है, हाल फिलहाल लिखी गई, 10-20 साल पहले लिखी गई पुस्तक है, 21वीं सदी में लिखी गई पुस्तक है। कहती है कि मैंने जरा सोचना शुरू किया कि सच में वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, स्त्री सक्षमीकरण, स्त्री सशक्तिकरण, ये क्या होता है। और फिर एक एक बात आई कि स्त्री सशक्तिकरण आज हो रहा है क्या। उन्होंने देखना शुरू किया, उन्होंने टटोलना शुरू किया, तो पता है उनके किए हुए सर्वे का रिजल्ट क्या था? स्त्री सक्षमीकरण नहीं हो रहा है, स्त्री सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है, कॉस्मेटिक एम्पावरमेंट हो रहा है। ये जो पाउडर है, क्रीम है, साबुन है, परफ्यूम है, डिओ है, ये सब एडवर्टाइजमेंट आपके दिमाग पे मार मार के आपको बताया जाता है कि ये करोगे, ये खरीदोगे, ऐसे दिखोगे, यही कपड़े पहनोगे, इसी ब्रांड के पहनोगे, जूते इसी ब्रांड के होंगे, ये सब ऐसा ही होगा तो ही आप नोटिसेबल रहोगे, तो ही लोग आपको नोटिस करेंगे। मतलब नोटिस होना फिर से बाहर की चीजों पे डिपेंड करने लगा। इसको काटना, इस मिथ को, इस मान्यता को तोड़ना मतलब स्त्रीवाद है। तो फिर तोड़ना मतलब क्या करना? मैं हूं, मैं काली हूं, गोरी हूं, लंबी हूं, नाटी हूं, मोटी हूं, दुबली हूं, पतली हूं, मैं जो कुछ हूं वो मैं हूं, और मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और कोई पढ़ाई लिखाई में बेस्ट होगा, कोई दूसरी कला में बेस्ट होगा, कुकिंग में बेस्ट होगा, कोई कढ़ाई बुनाई सिलाई इसमें बेस्ट होगा, कोई साइंस में बेस्ट होगा, कोई आर्ट्स में बेस्ट होगा, कोई कॉमर्स में बेस्ट होगा। किसी न किसी बात में कोई न कोई, लेकिन भगवान ने हमको भेजते समय बिना बेस्ट क्वालिटी दिए भेजा नहीं है। अब हमारी बेस्ट क्वालिटी हमको ढूंढनी है और उस पर स्टिक अप रहना है, अपने निर्णय खुद लेना है। अपने निर्णय खुद लेने का मतलब स्त्रीवाद है। मुझे पढ़ना है,
और मैं पढ़ूंगी। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरे माँ बाप मुझे पढ़ने से रोके। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरे माता पिता का सिर मेरे कारण झुके। बस मुझे पढ़ने दीजिए। और दूसरा मुद्दा, बहुत जरूरी मुद्दा, स्त्री विमर्श की रीढ़ की हड्डी। स्त्री विमर्श की रीढ़ की हड्डी है आर्थिक स्वावलंबन। मैं पैसा कमाऊं, नॉट बाय बुक और बुक, बाय लीगल वे। मैं पैसा कमाऊंगी अपनी योग्यता के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे, अपनी मेहनत के बूते। मैं पैसे कमाऊंगी, मैं आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर रहूंगी। ये स्त्रीवाद है। लिपाई पुताई स्त्रीवाद नहीं है। पार्लर चार्लर स्त्रीवाद नहीं है। उसमें आप अपने देह होने की बात को मजबूत कर रहे हैं। इसका मतलब गंदा संदा रहो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हम बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन अपने आप को अपनी नजर से देखेंगे, किसी और की नजर से नहीं। आईना देखते समय इनको मैं कैसी लगूंगी और उनको मैं कैसी लगूंगी नहीं, मैं अपने आप को कैसी लग रही हूं। इसको साहित्यिक कॉन्सेप्चुअल नाम है पुरुष दृष्टि से खुद को न देखते हुए स्त्री दृष्टि से खुद को देखना। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात रोक दूंगी। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। बात यह है कि गुलामी का अपना आनंद होता है और स्वतंत्र होने के खतरे होते हैं। ठीक है? अर्थ समझे? नहीं समझे? गुलामी का आनंद मतलब स्त्रियां निर्णय लेने से डरती हैं, क्योंकि स्त्रियों में एक कमजोरी ये है कि जब निर्णय लिया जाता है ना बेटा, तो निर्णय की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। सही निर्णय लिया तो पीठ थपथपाई जाएगी, लेकिन वो निर्णय अगर गलत हुआ उसकी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हाँ, मेरा डिसीजन गलत हुआ, अगली बार सुधार की। इसके लिए बहुत जिगर चाहिए, और वो जिगर स्त्रियां दिखाती ही नहीं। इसीलिए निर्णय भी नहीं लेना है, क्योंकि दूसरे का निर्णय, दूसरा कोई आपके बिहाफ पे आपकी तरफ से निर्णय लेता है तो आप आसानी से दोष का ठिकरा दूसरे के सर पे फोड़ सकते हैं ना। आप ही ने तो बोला था। हमको डिसीजन लेने से डर क्यों लगता है? क्योंकि हम अगर निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय की जिम्मेदारी भी हमारी होती है, और उस निर्णय को निभाना भी हमको पड़ता है। मुझे पढ़ना है इतना काफी नहीं है, उसके बाद कंटिन्यूअस मेरिट में रहना फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि फिर घर वाले कहेंगे तू ही जिद करके पढ़ी थी। सही बात है ना? निर्णय लेने का मतलब निर्णय लेने की जिम्मेदारी उठाना, और ये जिम्मेदारी कोई स्त्री नहीं उठाना चाहती, कोई लड़की नहीं उठाना चाहती। इसीलिए गुलाम बने रहना, उसके बिहाफ पे कोई और निर्णय ले, घर के पिता निर्णय ले, घर में पति निर्णय ले, घर में भाई निर्णय ले, घर में बेटा निर्णय ले, ये उसको हमेशा अच्छा लगता है। इस पिंजरे से भी निकलना पड़ेगा। और स्वाधीन होने के खतरे का मतलब क्या? आजाद होना मतलब सिर्फ निर्णय की आजादी है। आजाद होने के बाद
स्वाधीनता का मतलब स्वैराचार नहीं होता। आजाद होने के बाद आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आजादी के भी अपने खतरे हैं और उसकी तुलना में गुलामी का आनंद बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये जो बाहर किताबें रखी हुई हैं वो सारी किताबें आप पढ़िए। उसमें से मैं लेके आई थी, मुझे लगा था कि एमए वगैरह के विद्यार्थी होंगे तो मैं उसका पोस्टमार्टम करूंगी एक एक किताब का कि कितना झूठ लिखा है इन लेखिकाओं ने, और झूठ लिख लिख कर अपनी रोटी वो कैसी सेकती रही है, अपने नाम को किस तरह से बुलंद करती रही है और अंदर से वो कितनी खोखली है। ये सारा मैं बताने के लिए मैंने किताबें भी नोट कर ली, लेकिन आप बच्चे बहुत छोटे हैं इसीलिए आपको जितना बचेगा मैं उतना ही खिलाने की कोशिश करूंगी। लेकिन स्त्री विमर्श में हमेशा याद रखिए कि मैं देवी नहीं हूँ, मुझे देवी मत बनाइए। मैं देह नहीं हूँ, मुझे देह तक सीमित मत रखिए। मैं इंसान हूँ, सही भी हो सकती हूँ, गलत भी हो सकती हूँ। जिस तरह से लड़के बच्चे ठोकरे खाते हुए सीखते हैं वैसे ठोकरे खाते हुए मैं भी सीखूंगी। इसीलिए मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, वो मैं अपनी कर लूँगी। मुझे मदद नहीं चाहिए, वो भी मैं अपनी कर लूँगी। मुझे सिर्फ सपोर्ट चाहिए कि जो तुम कर रही हो बेझिझक करो, सही है, पीठ थपथपाने के लिए हम हैं, गलत है चिंता नहीं, गिरे हुए को उठाने के लिए भी हम हैं। और ये रवैया अपनाकर आप हमें मनुष्य होने का सर्टिफिकेट दे दीजिए, क्योंकि स्त्री विमर्श की सारी लड़ाई देह से मुक्ति, दैवत्व से मुक्ति और मनुष्यत्व की प्राप्ति के लिए। इसीलिए आप हमेशा याद रखें, कहीं पर भी लाइन होती है ना, तो मैं नॉर्मल लाइन में लगती हूँ तो पुरुष कहते हैं कि अरे वो लेडीज लाइन लगी हुई है ना, मतलब हमको बराबर का दर्जा भी चाहिए और अलग कतार का विशेषाधिकार भी चाहिए। तो दोनों चीजें नहीं, हमको विशेषाधिकार नहीं चाहिए, सिर्फ जो चीजें हमारी हैं वो हमें मिले, मतलब मनुष्य होने का दर्जा मिले। और ये सारी चीजें आपके लिए कोई फरिश्ता आके नहीं करेगा। डेफिनेटली अंडरलाइन दिस वर्ड, ये चीजें आपके लिए कोई दूसरा आके नहीं करेगा। ये सब आपको ही अपने लिए करना पड़ेगा, और जो ये करेगा वही बढ़ेगा। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।